शुरू करने लगे मल्टी नेशनल्स एंड द माइग्रेशन, यानी कि अब इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी देखी जाएगी। ठीक है, अब तक हमने हेशर-रोलिन की अजम्पशन बस यही एक वैरायटी की थी कि हेशर-रोलिन की अजम्पशन ये थी कि आपके जो लेबर और कैपिटल है वो विद इन द कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री तो वो मोबाइल थे, मगर आउटसाइड द कंट्री मोबाइल नहीं थे। अब हम देखेंगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो विद इन दी कंट्री के साथ आउटसाइड दी कंट्री या इंटरनेशनली भी मोबाइल है। ठीक है, पहले हम शुरू करने लगे कैपिटल की मोबिलिटी से। ठीक है, इसमें पहली चीज़ आती है वो आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसके अलावा एक आपने सुना होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दो तरीके कार हैं जिसके ज़रिए जो है आप एक पाकिस्तानी जो है वो यूएस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट डाल सकता है, या यूएस की फर्म के अंदर जो है वो अपनी फर्म डाल सकता है। ठीक है, तो है दोनों में तकरीबन एक ही चीज़ कि आपका जो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है वो फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनी जो है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, मगर फ़र्क क्या है? फ़र्क तो है ना, फ़र्क है कितने परसेंट जो है उसका इक्विटी का शेयर बन रहा है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक है जो कि इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि 50% ऑफ दी स्टॉक उसने ख़रीद ली है, तो वो हो जाएगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यही अगर 50% से कम है, यानी कि 0.9% या 9% की जो है उसने स्टॉक की बाइंग की है और 9% जो है इक्विटी का शेयर बन रहा है उसका, तो फिर वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब कितना जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का शेयर होना चाहिए वो हर कंट्री का डिफरेंट है। जैसे कि 10% अगर आपका जो है इक्विटी का शेयर है फॉरेन वाली के अंदर, तो वो FDI कहलाएगा अकॉर्डिंग टू USA। ठीक है, और उसके अलावा चंद और वेस्टर्न कंट्रीज़, मगर हर कंट्री का जो है वो डिफरेंट होता है, वो अपने हिसाब से लेके चलता है। उम्मीद करती हूँ FDI और FPI समझ में आ गया। ठीक है, इसके अलावा हम चल रहे हैं आगे मल्टी नेशनल इंटरप्राइजेज। तो ये मल्टी नेशनल इंटरप्राइजेज क्या चीज़ है? ठीक है, मल्टी नेशनल एंटरप्राइजेज। ठीक है, मल्टी नेशनल एंटरप्राइजेज क्या चीज़ है? ठीक है, मल्टी नेशनल एंटरप्राइजेज यानी कि MNE भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? MNE इज़ अ फर्म दैट owns and controls operation in more than one country। ठीक है, तो ये क्या है? अब ये कहता ये है कि मल्टीनेशनल जो है वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर अपना कंट्रोल लेता था। ठीक है, एक होती है पेरेंट फर्म। ये पेरेंट फर्म जो कि बेसिकली हेड क्वार्टर्स भी कहलाता है, एक शायद इससे ज़्यादा आसानी रहे, जो हेड क्वार्टर्स भी कहलाता है वो होम कंट्री के अंदर होता है। ठीक है, मगर जो उसकी दूसरे यानी कि ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, और उसको एफिलिएटेड्स या एफिलिएट्स भी कहा जाता है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैकडॉनल्ड्स जो है, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स यहाँ का नहीं है, मगर यहाँ पे उसकी एक एफिलिएट खुली हुई है। मैकडॉनल्ड्स मेनली कहाँ का है? उसकी मेन ब्रांच वहाँ होगी या उसका हेडक्वार्टर्स जो है वो वहाँ होगा। KFC खुला हुआ यहाँ है, मगर यहाँ एफिलिएट है, यहाँ पे उसकी अपनी नहीं है।
ठीक है। तो आखिर होता क्या है कि ये एफडीआईज किस तरीके से, जो आपके पास जो पेरेंट फर्म होता है ना, वो एफिलिएट्स को जो है वो सारा एफडीआई नहीं देता है। वजह, वो उसकी जगह उसको नई टेक्नोलॉजी भी देता है, फिज़िकल कैपिटल देता है। ठीक है, यानी कि एफिलिएट टेक्नोलॉजी है, फिज़िकल टेक्नोलॉजी है, सॉरी फिज़िकल कैपिटल लिखने लगी थी मैं, फिज़िकल कैपिटल भी देता है। ठीक है, तो अब इसमें ये होता है कि ठीक है, अच्छा अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है अब सारा एफडीआई ना देना, इसके पीछे भी एक वजह है, यानी कि पेरेंट फर्म का अपन, ठीक है मैं लिख देती हूँ, पेरेंट फर्म doesn't give या provide all the FDI to affiliates, यानी कि 100% जो है वो जितने एफिलिएट्स हैं उसके अंदर बराबरी से ना से चलो आउटपुट के शेयर के हिसाब से ही बांटते, मगर ऐसा नहीं करता। उसकी वजह जो है कुछ रिस्किंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, पहला रिस्क तो होता है एक्सचेंज रेट का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ एक्सचेंज रेट से थोड़ी बहुत वाकफियत तो होगी आप लोगों को। एक्सचेंज रेट यानी कि एक पाकिस्तानी रुपये जो है वो कितने डॉलर्स के बराबर होगा, जैसे कि $1 जो है आजकल 166 चल रहा है, इफ़ आई एम नॉट सो रॉन्ग। ठीक है, तो ये एक्सचेंज रेट है, यानी कि एक फ़ॉरेन की करेंसी डोमेस्टिक की करेंसी के कितने बराबर है। ठीक है, तो इस एक्सचेंज रेट के चेंज होने से अच्छी खासी एफडीआईज की वैल्यूज़ ऊपर से नीचे हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर किसी इकॉनमी की जो करेंसी है उसकी वैल्यू ख़राब हो गई है तो उससे भी एक्सचेंज रेट पे फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट का कम ज़्यादा होना भी इस वजह से वो हर जगह पूरी की पूरी एफडीआई नहीं लगा देती, कुछ अमाउंट जो है वो एफिलिएट्स में देती है। सेकंड, पॉलिटिकल रिस्क। तो ये पॉलिटिकल रिस्क क्या है, देखो हर कंट्री जो है वो अब तक जो है हर कंट्री के अंदर जो है बादशाहत की रूल नहीं चल रही है, पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन हुए, यानी कि एमएनई जो है वो काम कर रहे थे, इन्होंने जिस साल एंट्री की उसके अगले साल जो है पार्टी चेंज हो गई जो रूल कर रही थी। ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हो गई, पार्टी चेंज हो गई, तो क्या हुआ, अब उन्होंने नए पॉलिसी जो लगाई वो उसकी वजह से इनके पैसे फंस गए, इनको निकलवाने थे नहीं निकाल सके, या कुछ ऐसी उन्होंने पॉलिसी लगाई, एक्सचेंज रेट जो है ख़राब हो गया। तो पार्टी का चेंज होना यानी कि गवर्नमेंट का चेंज होना, गवर्नमेंट चेंज कॉज पॉलिसी चेंज, और किसी भी पॉलिसी की चेंज की वजह से अगर उनको नुकसान उठाना पड़ गया तो वो भी तो एक रिस्क है ना। आपको नहीं पता कि आने वाली, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्यूचर उनका नहीं पता, सेकेंडली आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सी आएगी, और वो आया कि कौन सी पॉलिसी लगाएगी आपको ये भी नहीं पता, तो ये रिस्किंग के काम। ठीक है, ड्यू टू फॉलोइंग रिस्क। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई थोड़ी बहुत ही सही। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं एफडीआई के हिस्ट्री एंड करंट फैक्टर्स। ठीक है, उससे पहले मैं इसको शुरू करूँ, पहले तो मैं आपको जो दो चीज़ें समझा दूँ। पहला तो है फ्लोज ऑफ एफडीआई। ठीक है, जो कि बताता है कि न्यू इक्विटी यानी कि जो नई इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है या जो डेब्ट है, एंड लोन्स
within MNEs ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर कितने नए लोन्स हैं, जो नए लोन्स हैं वो कहलाएंगे फ्लोज ऑफ एफडीआई, वेयर एज दूसरा होता है स्टॉक्स ऑफ एफडीआई। ठीक है, तो स्टॉक्स ऑफ एफडीआई जो बताता है टोटल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट that exists at a point in time। यानी कि अगर आज की तारीख देखूं, ठीक है, तो आज की आपकी तारीख चल रही 4 अगस्त 2020। अगर मेरी किसी फर्म के अंदर जो है वो MNE के अंदर टोटल जो फ़िलहाल मौजूद है वो फॉर एग्ज़ाम्पल $2000 मिलियन या बिलियन का जो है वो एफडीआई मौजूद है, सपोज़ कर रही हूँ अपनी तरफ से, तो ये हो जाएगा स्टॉक्स ऑफ एफडीआई। ठीक है, वेयर एज जो इस साल नया आया होगा 2020 का जो आया होगा फॉर एग्ज़ाम्पल वो आए थे $100 बिलियन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे फ्लोज ऑफ एफडीआई और ये हो जाएंगे स्टॉक्स ऑफ एफडीआई। ठीक।